नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय में चैप्टर 11 का जो हम पढ़ रहे थे श्वसन के संदर्भ में, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक श्वसन की क्रिया में हमने पढ़ा था। श्वसन वो क्रिया है जिसमें जीव की कोशिका में श्वसन क्रियाधार जो सामान्यतः एक कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 यानी ग्लूकोज होता है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6 ऑक्सीजन अणुओं की उपस्थिति में अपघटित किया जाता है और इसके अपघटित होने से हमें प्राप्त होते हैं 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, साथ में 6 अणु जो हैं वो प्राप्त होते हैं H2O यानी जल के, और साथ में हमें 38 ATP की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये श्वसन की क्रिया का एक रासायनिक समीकरण है। अब श्वसन की क्रिया में हमने पढ़ा था, श्वसन क्रिया जो है इसको विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाता है। ये जो पूरी श्वसन प्रक्रिया है ये कई अलग अलग चरणों में होती है, जिसमें सबसे पहले होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में होगा क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के बाद में आगे तीसरी जो प्रक्रिया है वो होती है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या फिर ETS। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ग्लाइकोलाइसिस से वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा C6H12O6 जो है इसको अपघटित किया जाता है, और C6H12O6 जो है वो अपघटित होता है और उसके अपघटित होने में ऑक्सीजन का अभी कोई रोल नहीं होता। इसके अपघटित होने से हमें प्राप्त होते हैं 2 अणु पायरुविक अम्ल के, यानी वह चरण जिसमें ग्लूकोज के एक अणु 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के एक अणु का अपघटन 3 कार्बन वाले पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में होता है, वो प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहलाती है। इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में हमें साथ में ही जो चीजें प्राप्त होती हैं वो हैं 2 ATP। कुल मिलाकर 4 ATP बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन 2 ATP पहले चरणों में खर्च हो जाते हैं, इसलिए कुल लाभ जो है वो 2 ATP का ही होता है। और साथ में हमें 2 अणु NADH2 इसके भी प्राप्त होते हैं, जो आगे जाकर ETS के चरण में जब जाएंगे तो 3 और 3 एक NADH2 से 3 ATP प्राप्त होते हैं, तो 2 से कुल मिलाकर 6 ATP प्राप्त हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 6 2 8 ATP अणुओं की प्राप्ति होगी। इन ATP अणुओं की प्राप्ति वगैरह के संदर्भ में सारी चीजें जो हैं वो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के बाद में आगे जो अगला चरण आता है वो है क्रेब्स चक्र। लेकिन इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को हम पढ़े, उससे पहले एक छोटा सा चरण जो है वो और आता है, जिसको जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को आपस में जोड़ता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को आपस में जोड़ने वाला जो चरण है वो ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होगा। ग्लाइकोलाइसिस में हमें प्राप्त हुए हैं 2 अणु पायरुविक अम्ल के। ये पायरुविक अम्ल के 2 अणु जो हैं वो अपघटित होते हैं, और इनके अपघटित होने से हमें प्राप्त होता है एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A जो है इसके 2 अणु हमें प्राप्त होंगे। एसिटाइल कोएंजाइम जो है उसमें 2 कार्बन पाए जाते हैं, यानी 3 कार्बन वाले एक यौगिक का अपघटन 2 कार्बन वाले एक यौगिक में हो जाता है, और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड अतिरिक्त कार्बन जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये प्रक्रिया जो है वो कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस का एसिटाइल कोएंजाइम A में रूपांतरण। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद में अगला जो चरण होगा वो होगा एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण। अब यह जो प्रक्रिया है वो आगे एसिटाइल कोएंजाइम A जो है उससे शुरुआत होती है क्रेब्स चक्र की, जबकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो खत्म होता है पायरुविक अम्ल के निर्माण पर। यानी पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद है, और क्रेब्स चक्र का शुरुआती जो यौगिक है या शुरुआती जो अभिकारक है वो है एसिटाइल कोएंजाइम A।
यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है वो सीधे सीधे लिंक नहीं होती है या सीधे सीधे क्रेब्स चक्र से नहीं जुड़ती है, उनको जोड़ने वाली जो क्रिया है वो ये है, इसलिए इसे योजक कड़ी या इसे संयोजक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में दूसरा जो चरण है वो हम मान सकते हैं कौन सी, संयोजक अभिक्रिया। अब इसे संयोजक अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो संयोजक अभिक्रिया जो है इसकी शुरुआत होती है किससे, ग्लाइकोलाइसिस से। एक ग्लूकोज जो है उससे पायरुविक अम्ल के 2 अणु बने थे। ये दोनों पायरुविक अम्ल के अणु जो हैं वो यहाँ पर अभिकारक के रूप में काम में आते हैं। इसके साथ साथ में इस अभिक्रिया में कुछ अन्य यौगिक या अभिकारकों की जरूरत होती है, वो हैं 2 कोएंजाइम ए जो सहायक एंजाइम के सक्रिय के तौर पर काम करते हैं, कोएंजाइम ए की जरूरत रहेगी। इसके अलावा साथ में 2 NAD जो हैं वो इसमें काम में आते हैं और वो रूपांतरित हो जाते हैं या फिर अपचयित हो जाते हैं 2 NADH2 में। इसके अलावा कुछ अन्य कारक सहायक कारक जो हैं उनकी भी इसमें आवश्यकता होती है, जो हैं मैग्नीशियम आयन यानी Mg2+, इसके अलावा La जिसे शॉर्ट में कहते हैं यानी लाइपोइक अम्ल या लाइपोइक एसिड, और इसके अलावा एक तीसरा सहकारक और चाहिए वो है TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट। पूरा नाम वगैरह ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सामान्य सी चीज़ें जो है उनको ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से NAD, कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम, लाइपोइक अम्ल और थायमिन पायरोफॉस्फेट की उपस्थिति में ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो अपगठित होता है। एक पायरुविक अम्ल जो है उसमें 3 कार्बन हैं। एक पायरुविक अम्ल से हमें प्राप्त होगा एक एसिटाइल कोएंजाइम एक अणु और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु। यहाँ पर ये 2 हैं, एक ग्लूकोज से 2 मिले थे इसलिए हम इनको 2 लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर इनकी संख्या जो है वो हो जाएगी 2-2। और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो 2 कार्बन वाला एक यौगिक है ये हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार यह है एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया, केवल इस समीकरण के रूप में ध्यान में रख लें। इस समीकरण से हम संयोजक अभिक्रिया जो है इसको बता सकते हैं। संयोजक अभिक्रिया में पायरुविक अम्ल जो है ग्लाइकोलाइसिस के जस्ट बाद में पायरुविक अम्ल जो है वो कोएंजाइम ए से क्रिया करता है। इसके साथ में कोएंजाइम ए जो है वो सहकारक के तौर पर काम करता है, साथ में 4 और सहकारक यानी NAD, मैग्नीशियम आयन, लाइपोइक अम्ल और थायमिन पायरोफॉस्फेट की उपस्थिति में यह 2 अणु एसिटाइल कोएंजाइम ए के उत्पन्न करता है और साथ में इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से ये संयोजक अभिक्रिया जो है वो पूर्ण होती है और उसके बाद में अगला जो चरण है यानी क्रेब्स चक्र का वो आगे प्राप्त होता है। तो इसके बाद में हम आगे क्रेब्स चक्र जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद में श्वसन प्रक्रिया का जो दूसरा चरण है जो योजक अभिक्रिया के बाद में शुरू होता है, हालांकि योजक अभिक्रिया को हमें क्रेब्स चक्र में एक साथ सम्मिलित करके बाद में अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्रेब्स चक्र के बारे में हम पूरी अभिक्रियाओं वगैरह के बारे में पढ़ें उससे पहले कुछ सामान्य बातें जो ग्लाइकोलाइसिस के संदर्भ में या इसे क्रेब्स चक्र के बारे में हम पढ़ें पूरी अभिक्रियाएं, उससे पहले कुछ सामान्य बातें जो हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी कर लेते हैं। क्रेब्स चक्र में होने वाले विभिन्न चरण जो हैं उनकी खोज की थी एक वैज्ञानिक थे हेनरी क्रेब। तो हेनरी क्रेब ने इसे खोजा था, इसलिए उनकी याद में इस चक्र को कहा जाता है क्रेब्स चक्र। तो इसके खोजकर्ता हेनरी क्रेब थे। ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद में अगला जो क्रेब्स चक्र हमें प्राप्त होगा, इस क्रेब्स चक्र में पहला जो स्थायी उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है साइट्रिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल भी इसको हम कह सकते हैं। दोनों ही नाम इसके लिखे जाते हैं और दोनों ही नाम सही भी हैं। तो साइट्रिक अम्ल जो है वो स्थायी उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जिसमें 6 कार्बन हैं। अब ये 6 कार्बन अणु कैसे आए 2 कार्बन वाले यौगिक से, उसके बारे में जस्ट अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें पहला स्थायी उत्पाद सिट्रिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल है,
इसलिए इसे एक नाम और भी दिया जाता है, इसे कहा जाता है साइट्रिक अम्ल चक्र। यह नाम भी इसे दिया जाता है, यानी CAC। तो शॉर्ट में इसे CAC यानी सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो भी कहा जाता है। सिट्रिक अम्ल का जो अणुसूत्र है, उस अणुसूत्र में यदि हम देखें तो 3 प्रतिस्थापीय समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो हैं वो उसके अंदर आते हैं। तो 3 COOH समूह आते हैं। इस समूह को कहा जाता है कार्बोक्सिलिक समूह। तो ये सिट्रिक अम्ल जो है वो एक S3 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूहों वाला यौगिक है। 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह आने के कारण से इसको कहा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। तो इसे एक तीसरा नाम और भी दिया जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, यानी TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है वो भी इसे कहा जाता है। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्रेब चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि हेनरी क्रेब ने इसकी खोज की थी। सिट्रिक अम्ल चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पहला जो स्थायी उत्पाद है वो हमें सिट्रिक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी TCA, ये इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो पहला स्थायी उत्पाद प्राप्त होता है सिट्रिक अम्ल, उसे सिट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं। 3 कार्बोक्सिलिक समूहों की उपस्थिति के कारण से इसे TCA भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके 3 अलग अलग नाम हैं। इन सभी को हमें इन सब के बारे में उसका कारण जो है वो हमने पढ़ा। अब हम क्रेब्स चक्र जो है उसमें होने वाली विभिन्न जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब क्रेब्स चक्र में होने वाले इन अभिक्रियाओं के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो हमें क्रेब्स चक्र जो है इसका पूरा साइकिल जो है, यानी इसमें विभिन्न जो 10 चरण होते हैं, कुल मिलाकर इसमें 10 चरण होंगे। उन 10 चरणों को हमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होगा। उन 10 चरणों को यदि हमें याद रखना है तो उसके लिए एक सीधा सिंपल सा तरीका है। कुल 10 यौगिक हैं, इसमें अलग अलग कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं जो इसके अंदर भाग लेते हैं, या एक चरण के बाद में दूसरा अम्ल जो है वो हमें प्राप्त होता है। उनको आप क्रमबद्ध रूप से ध्यान में रखोगे। पहला जो अम्ल है, कुल 10 अम्ल हैं। पहला अम्ल है सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। इसको नाम को एक तरफ अलग से ही आप रख लें ताकि ये ध्यान में रहे। तो पहला हो गया सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल के बाद में दूसरे जो अम्ल हमें प्राप्त होता है वो है सिस एकोनेटिक अम्ल। सिस एकोनेटिक के अम्ल के बाद में नंबर 3 पर जो अम्ल है वो आता है आइसोसिट्रिक अम्ल। तो इसके बाद में आएगा आइसोसिट्रिक अम्ल। अब इसे सिट्रिक अम्ल कहें या साइट्रिक अम्ल कहें वो बात एक ही है। आइसोसाइट्रिक के बाद में आगे आता है ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल। तो ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल, ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल जो चौथा अम्ल है, इस रूप में ध्यान में रखें। ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल के बाद में आता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, 5वां हो गया। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल के बाद में नंबर 6 जो है इस पर आता है सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। 7वां यौगिक जो हमें प्राप्त होगा वो होगा सक्सिनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल के बाद में नंबर 8 जो है उस पर आता है फ्यूमेरिक अम्ल। फ्यूमेरिक अम्ल के बाद में नंबर 9 पर आता है मैलिक अम्ल। और अंतिम जो 10वां अम्ल है वो है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल।
तो इस तरह से कुल 10 अम्ल जो हैं वो इसमें भाग लेते हैं और चरणबद्ध तरीकों से वो एक अम्ल से दूसरे अम्ल में बदलते जाते हैं। किस प्रकार से वो अभी हम इनको देखते हैं। तो ये 10 जो अम्ल हैं इनके नाम जो हैं वो ध्यान में रख लें। क्रेब्स चक्र का जो पूरा रेखा चित्र है वो आपके ध्यान में आ जाएगा, और क्रेब्स चक्र का रेखा चित्र यदि ध्यान में आ गया तो उसके बारे में वर्णन वगैरह कैसे करना है वो भी आसानी से आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी शुरुआत जो है, शुरुआत होती है सिट्रिक अम्ल के उत्पादन से। अभी हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस में हमें प्राप्त होता है अंतिम उत्पाद के रूप में जिसे यौगिक की प्राप्ति होती है, वो है पायरुविक अम्ल। तो पायरुविक अम्ल से ही हम शुरू करते हैं इसको। पायरुविक अम्ल हमें प्राप्त हुआ। ये पायरुविक अम्ल जो है, पायरुविक अम्ल अब गठित होता है। एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखें, ये जैसे कोशिका है, कोशिका में श्वसन की क्रिया हो रही है। श्वसन क्रिया से संबंधित जो कोशिकांग है वो था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये संरचनाएं जो हैं वो क्रिस्टी हो गई। अंदर का जो भाग है वो हो गया मैट्रिक्स। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होता है और ग्लूकोज यानी C6H12O6 ये बदलता है किसमें, पायरुविक अम्ल में। अब पायरुविक अम्ल जो है उसका उत्पादन यानी 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का उत्पादन यानी ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है। फिर पायरुविक अम्ल जो है वो अंदर प्रवेश करता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां हैं, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। इनके बीच में जो अंतरा झिल्ली अवकाश है, यहाँ पर पायरुविक अम्ल जो है वो रूपांतरित हो जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्राप्ति होती है। अब हम एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल के अणु प्राप्त हुए थे तो उनको लेकर चलेंगे। पहले हम एक एक को ही लेकर चलते हैं, बाद में इनकी संख्या 2 कर देंगे। यहाँ पर इस अभिक्रिया के साथ साथ में हमें NAD जो है वो अपचयित होकर क्या बनाते हैं, NADH2। तो इसकी भी प्राप्ति हुई थी, तो ये चीज भी ध्यान में रखें। प्लस साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड पायरुविक अम्ल, यदि हम ये मान लें कि ये 3 कार्बन वाला एक यौगिक है तो इससे 2 कार्बन वाला यौगिक एसिटाइल कोएंजाइम ए प्राप्त हुआ, 1 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गया। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से शुरुआत होती है क्रेब्स चक्र की। एक यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, यहाँ पर यह चीज ध्यान में रखें कि 6 से लेकर 10 तक ये जो यौगिक हैं ये सारे के सारे 4 कार्बन वाले हैं। इससे पहले अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल जो है उसमें कार्बन की संख्या होती है 5, ये 5 कार्बन वाला यौगिक है। और इससे पहले वाले जो यौगिक हैं ये चारों, ये जो हैं वो 6 कार्बन वाले यौगिक हैं। इन संख्या को भी ध्यान में रखें, सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी इनको देखते हुए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रिया करता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से। तो सबसे पहले शुरुआत ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल से हम करते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल अभिक्रिया करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। इस प्रकार 4 कार्बन जो हैं वो इसमें हैं, 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए के आ गए, कुल मिलाकर कार्बन की संख्या हो गई 6 और ये बदल गया किसमें, सिट्रिक अम्ल में। तो इस तरह से सिट्रिक अम्ल जो 6 कार्बन वाला एक यौगिक है वो हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगला जो चरण है वो लगातार इस तरीके से शुरू होगा। सिट्रिक अम्ल जो है वो फिर रूपांतरित होकर बनाता है सिस एकोनिटिक अम्ल। सिस एकोनिटिक अम्ल, सिस एकोनिटिक अम्ल जो है वो फिर रूपांतरित होकर बनाता है आइसो सिट्रिक अम्ल। आइसोसिट्रिक अम्ल जो है वो फिर रूपांतरित होकर बनाता है ऑक्सेलो सक्सिनिक अम्ल। ऑक्सेलो सक्सिनिक अम्ल फिर रूपांतरित होता है ओरे, बनाता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल।
अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल आगे अगले चरण में फिर रूपांतरित होता है और रूपांतरित होकर बनाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इनगे। यही क्रम है, इस क्रम के अनुसार सीधे लिखते चलें। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फिर प्राप्ति होती है सक्सिनिक अम्ल के। सक्सिनिक अम्ल फिर रूपांतरित होकर बनाता है फ्यूमेरिक अम्ल। बोर्ड पर जगह कम होने की वजह से थोड़ा पास पास में लिख रहे हैं। फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल से अगले चरण में बनता है मैलिक अम्ल, और मैलिक अम्ल जो है वो वापस चक्रीय प्रक्रम के रूप में बना देता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। तो ये एक पूरा चक्रीय प्रक्रम जो है, इसमें बोर्ड पर जगह नहीं होने की वजह से थोड़ा बना था, आप थोड़ा सा यूं फैला के बाद में बना लें। इसको समझने के लिए ये चीज जो है वो हमने बनाई है। इस प्रकार यह है हमें क्रेब्स चक्र के रूप में एक चक्र जो है वो प्राप्त होता है। इसमें कार्बन संख्या जो है उसको ध्यान में रख लें, और चरण जो है कुल क्रेब्स चक्र में कुल 10 चरण होते हैं, उन 10 चरणों को ध्यान में रखें। ये है चरण नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और ये हो गया 10th। कुल 10 चरण के द्वारा यह है वापस उसी यौगिक को बना देता है जो पहले बने थे। बीच में इसमें कुछ विशेष घटनाएं जो हैं वो होती हैं। बीच में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के बारे में जो है वो विशेष रूप से आप ध्यान में रखोगे। अब इसमें इन चरणों को यदि हम देखें तो पहले जो है वो ध्यान में रखें कार्बन की संख्या। सिट्रिक अम्ल जो है उसमें कार्बन परमाणु कितने हैं? 6। इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, यानी 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन। और ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में भी कितने? 6 कार्बन। लेकिन आगे यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल जो है उसमें कार्बन संख्या जो है वो परमाणु कार्बन परमाणुओं की संख्या वो कितनी है? 5 कार्बन है। तो इसमें 5 कार्बन हुए। तो इन 5 कार्बन संख्या को ध्यान में रखोगे। ये 5 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, इससे आगे यहाँ भी 4, यहाँ पर भी 4 कार्बन, यहाँ पर भी 4 कार्बन और इसमें 4 कार्बन हैं। यानी यहाँ देखें कार्बन की संख्या 6 थी ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में, लेकिन अगला यौगिक जो है उसमें कार्बन की संख्या 5 रह गई। यानी एक कार्बन जो है वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गया। आ गया ध्यान में? यानी 5वें चरण में एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त होता है। उसके बाद में अगला जो चरण है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, इसमें 5 कार्बन थे, लेकिन यहाँ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो प्राप्त हुआ उसमें कार्बन की संख्या जो है वो कितनी है? केवल 4 है। यानी एक कार्बन और कम हो गया, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और बाहर निकल गई। तो एक CO2 जो है वो यहाँ पर भी रिलीज होता है। तो इस प्रकार से चरण संख्या 5 और 6 इन 2 चरणों में एक एक कार्बन डाइऑक्साइड जो अणु जो है वो बाहर निकल रहा है। इसके अलावा और जो चरण हमें ध्यान में रखने हैं उनमें जो सम संख्या वाले चरण हैं, चरण संख्या 2, 4, 6, 8 और 10, इनको विशेष रूप से ध्यान में रखें। चरण संख्या 2, 4, 6 और 8 ये विशेष क्यों हैं? क्योंकि ये 3 ऐसे चरण हैं, सॉरी 4 ऐसे चरण हैं जिसमें अपचयन होता है NAD का और NADH2 प्राप्त होते हैं। कौन कौन से चरणों में? इन सम संख्या वाले चरणों में, सॉरी 4, 6, 8 और 10 में सम संख्या वाले कुल 5 चरण हैं, उसमें दूसरे को छोड़ दें, बाकी 4, 6, 8 और 10 में NADH2 जो है वो प्राप्त होंगे। तो ये है स्टेप संख्या नंबर 4। इसमें NAD जो है वो उत्पन्न करता है NADH2, ये चरण। अगला है 6, इसमें भी NAD जो है वो रूपांतरित होकर बनाता है NADH2। तो NADH2 यहाँ पर भी प्राप्त होता है। 8वां जो है इसमें भी अपचयन होता है
लेकिन इसमें ध्यान में रखें, इसमें अपचयन होता है FAD का। एक FAD जो है वो रूपांतरित होकर बनाता है FADH2। बाकी में NAD था, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसका अपचयन हो गया। यहाँ पर है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। दोनों एक ही बातें हैं, हालांकि ATP जो उत्पन्न करते हैं ETS में जब ये प्रवेश करते हैं तो अलग तरीके से उत्पन्न करते हैं। FADH2 से 2 ATP उत्पन्न होते हैं, NADH2 से 3 ATP उत्पन्न होते हैं, एक NADH2 से। तो FAD जो है वो रूपांतरित होकर बनाता है FADH2। और फिर चरण संख्या 8वें के बाद में है सम संख्या में 10वें में भी यही होगा, और NAD जो है वो रूपांतरित होकर बनाएगा NADH2। तो इस तरह से इनको ध्यान में रखें, ये समझने के लिए बनाया था हमने। तो ये पूरा चक्र हो गया। तो महत्वपूर्ण चरण जो हुए वो कौन से हुए? चरण संख्या 4, 6, 8 और 10। 4, 6 और 10 इसमें क्या होता है? इनमें NAD से NADH2 बनते हैं, ठीक है। और बीच में 8वां जो था उसमें हुआ FAD से FADH2 का बनना, ये हुआ। और चरण संख्या 5 और 6 जो थे, 5वां और 6ठा, इन दोनों चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। इसके अलावा एक चरण जो है वो 7वां, और ध्यान में रखें 7वां जो चरण है उसमें GDP जो है वो रूपांतरित होकर बनाता है GTP। ये ATP के बराबर ही मायने रखता है। तो जैसे ATP अणु प्राप्त होते हैं वैसे ही GTP जो हैं वो इसमें प्राप्त होते हैं। एक GTP एक ATP जो है वो एक ही बात है। तो जैसे ADP से बनता है ATP वैसे ही GDP से बनता है GTP। इस प्रकार से ये 7वां चरण जो था। तो मुख्य बातें जो हैं वो बस केवल ये इतनी सी हैं। ये चीजें ध्यान में रह गई और ये जो 10 नाम याद रह गए तो इस क्रेब्स चक्र के बारे में पूरा वर्णन करना, इसका रेखा चित्र बनाना एकदम आसान सी क्रिया है। तो यहाँ तक ये हमने देखा। अब यहाँ ये लिख दिया, इसके बाद में एंजाइमों के नाम आते हैं। एंजाइमों के नाम जो हैं उनमें भी कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। ये जो चरण है जिसमें अपचयन होता है NAD या FAD का, NADH2 या FADH2 में, जिसमें NADH2 या FADH2 प्राप्त होंगे वहाँ पर एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा ATP बनते हैं या खर्च होते हैं वहाँ पर एंजाइम होता है काइनेज। तो ये काइनेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद में और जो चरण हैं उनके अंदर एंजाइमों का यदि हम नाम दें तो एंजाइमों के नाम में यहाँ पर देखें एकोनिटिक अम्ल या सिस एकोनिटिक अम्ल की बात करें, इससे पहला और दूसरा जो चरण है, पीछे वाला आगे वाला जो चरण है उसमें एंजाइम काम में आता है एकोनिटेज। और यहाँ पर भी एंजाइम जो होगा वो होगा एकोनिटेज। तो एकोनिटेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर बनते हैं। और एक चरण ये रह गया, यहाँ पर जो एंजाइम काम में आएगा फ्यूमेरिक अम्ल के बाद में है ये, इसके आधार पर ही नाम है फ्यूमेरेज एंजाइम। और एक ये जिसमें सिट्रिक अम्ल बनता है, यहाँ पर एंजाइम हो जाएगा सिट्रिक अम्ल सिंथेटेज। तो ये एंजाइम हो गए। केवल ये एक चरण बता जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर बाहर निकले वहां पर एंजाइम होता है डी कार्बोक्सिलेज। तो ये डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम हो गया। अब इसका हम विस्तार पूर्वक यदि वर्णन करें तो कैसे करेंगे? चरण संख्या 1 पहला सिट्रिक अम्ल का निर्माण। पहले अणु संख्या को और लेकर चल लें। ग्लूकोज जो था उससे पायरुवेट अम्ल के 2 अणु बने थे, तो इनकी संख्या सबकी अब 2-2 कर दें। सारी चीजें जितनी भी हैं सारी 2 हो जाएंगी, 2 से गुणा हो जाएंगी, बस सीधा सा है ये।
2, ये भी 2। हर यौगिक जो है उसकी संख्या या हर अभिकारक उत्पाद जो है उसकी संख्या 2 कर दें तो उसे पूरी संख्या निकल कर आ जाए। पहला चरण, पहले चरण में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का एक अणु लेकर चलें तो एक अणु कह सकते हैं, 2 लेकर चलें तो 2 बोल दें, बात एक ही है, गलत नहीं होगा। हम एक एक अणु विस्तार पूर्वक वर्णन वगैरह जो हम कर रहे हैं उसमें यह बता दें कि 2 अणु को लेकर चलते हैं। पायरुविक अम्ल के 2 अणु माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके 2 अणु एसिटाइल को एंजाइम ए के उत्पन्न करते हैं। इसके बाद आगे ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू होगी कहां पर? मैट्रिक्स में। क्रेब्स चक्र जो है वो कहां होता है? मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। इसमें होगा क्या? एसिटाइल कोएंजाइम ए के दोनों अणु मैट्रिक्स में प्रवेश करते हैं और वहां पर वो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं से क्रिया करके 6 कार्बन वाले सिट्रिक अम्ल के 2 अणु उत्पन्न करते हैं या सिट्रिक अम्ल के नामक यौगिक उत्पन्न करते हैं। यह अभिक्रिया सिट्रिक अम्ल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। नंबर 2, दूसरा सिस एकोनिटिक अम्ल का उत्पादन। सिट्रिक अम्ल के दोनों अणु एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक अम्ल में रूपांतरित हो जाते हैं। नंबर 3 चरण, सिस एकोनिटिक अम्ल के अणु एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक अम्ल में रूपांतरित हो जाते हैं। आइसोसिट्रिक अम्ल, अगला चौथा चरण, आइसोसिट्रिक अम्ल के दोनों अणु डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 अणु ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल के उत्पन्न करते हैं। साथ में इस अभिक्रिया में 2 NAD जो है वो अपचयित होकर 2 NADH2 भी उत्पन्न करते हैं। अगला ऑक्जेलोसक्सिनिक, 5वां चरण जो है, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में से 1 कार्बन निकल जाता है। कुल 2 ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल में से कुल 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बाहर निकलते हैं और 2 अणु 5 कार्बन वाले यौगिक अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल के प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में होते हैं। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 4 कार्बन वाला यौगिक सक्सिनाइल कोएंजाइम ए उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया में भी 2 NADH2 प्राप्त होते हैं और साथ में 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। 4 कार्बन वाला सक्सिनाइल कोएंजाइम ए काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। इस अभिक्रिया में 2 GTP अणुओं की प्राप्ति होती है जो 2 ATP के बराबर होते हैं। इसके बाद सक्सिनिक अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल में रूपांतरित होता है। इस अभिक्रिया में 2 FADH2 अणु प्राप्त होते हैं। यह डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। चरण नंबर 9, फ्यूमेरिक अम्ल का अणु फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक अम्ल में रूपांतरित होता है। और नंबर 10, मैलिक अम्ल का अणु डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 NADH2 उत्पन्न करता है और साथ में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार जिस चरण की शुरुआत या जिस चक्र की शुरुआत ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल से हुई थी, वापस वही ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल जो है वो हमें फिर से प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। इसमें क्रेब्स चक्र का यदि हम सार देखें तो जो सारांश निकला वो क्या था कि पायरुविक अम्ल यदि हम यहां से लेकर चले, ग्लाइकोलाइसिस में हमें पायरुविक अम्ल के 2 अणु मिले थे। ठीक है, ये हमें मिले हैं। ये रूपांतरित होकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 अणु यहां पर, 2 अणु यहां पर और 2 अणु यहां पर, यानी कुल हमें मिल गए 6 कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस साथ में हमें और क्या मिल रहे हैं? 2 NADH2 यहां पर, 2 NADH2 यहां पर, यानी चरण नंबर 4 2 यहां पर और 2 10वें में यहां पर, यानी कुल मिलाकर देखें 2 4 6 8 NADH2 जो है वो प्राप्त हुए। प्लस साथ में 2 अणु यहां पर FADH2 जो है इसके प्राप्त हुए और साथ में हमें प्राप्त हुए 2 GTP अणु, ये भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार पायरुविक अम्ल 6 कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है और ये साथ में हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी ये ध्यान में रखें,
इस क्रेब्स चक्र में, ये क्रेब्स चक्र का पूरा सार है, लेकिन इस क्रेब्स चक्र में भी अभी तक ऑक्सीजन जो है उसका उपयोग नहीं हुआ। वो अगले चरण, श्वसन का जो अगला चरण जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ETS, वहां पर होगा। तो यहाँ पर क्रेब्स चक्र के बारे में हमने पढ़ा, इनको रट के याद कर लें। 10 अम्ल जो है वो इसमें काम में आते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये आते रहेंगे। और ये जो चरण हैं उनको ध्यान में रखें। चरण संख्या 5 और 6 में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बाहर निकलते हैं। चरण संख्या 4, 6 और 10 में NADH2 अणु प्राप्त होते हैं, और 8वें में, सम संख्या में है ये, 8वें में FADH2 प्राप्त होते हैं, और बीच में जो 7वां है उसमें GTP अणुओं की प्राप्ति होती है। ये मुख्य सारांश जो है वो निकलता है। इस प्रकार पायरुविक अम्ल के 2 अणु अंतिम रूप से 6 कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो गए, साथ में 8 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP अणु बना दिए। आगे इनका जो रोल है वो होगा ATS में, जिसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।